डॉक्टर साहबा कहिएगा कि कसीरुल जहती वर्ल्ड में रूस, अमेरिका और चीन सुपर पावर्स के अलावा 5 इलाकाई ताकतें भी हैं जिनमें इंडिया ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी कर रहा है। क्या पाकिस्तान की सरबराही में दुनिया का छठा इलाकाई ब्लॉक तश्कील पा सकता है जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, कतर और आज़रबाईजान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हों? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है और मैं इस पे मुसलसल जो है वो बात कर रही हूँ कि हमें अपना इस रीजन का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और इकोनॉमिक आर्किटेक्ट जो है वो इस रीजन के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर और बिठाकर जो है वो करना होगा। और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है और जिसको मैं मुसलसल उसका इजहार भी कर रही हूँ आप जैसे जो है वो एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म पे कि ये जो अभी भी जो हम एक जंग को रुकवाने में कामयाब हुए हैं और हमारा जो खास तौर पे रोल है इस पूरे खिते के अंदर, उसमें हमारे ज़हन में कहीं न कहीं हम ये फ़ोरसी कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के अंदर ख़ास तौर पे साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया बिल्कुल शामिल हैं। क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर जो खतरात हैं वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसमें खास तौर पे ईरान की इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, उसको ख़त्म करके उसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं रीजन में और जो रीजन के प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कंट्रीज की या नेशंस की रिजर्वेशन है वीजा वी ईरान, उनको मिटिगेट कर देते हैं, तो फिर हमें किसी आउटर पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आके कोई पीस को या सिक्योरिटी को इंश्योर करता रहे या मसाइल के हल के लिए हम किसी और की तरफ देखें। तो यही फ्यूचर का जो है वो फ्रेमवर्क है और इसी पे ही पूरा रीजन जो है वो काम कर रहा है और इसमें ही हम इसको फोरसी करते हुए हमने ये जो उसका पहला कदम उठाया कि एटलीस्ट दो जो एडवर्सरीज हैं जिनके दरमियान एग्रेशन और ऑपरेशन है एक कंट्री के ऊपर जो कि हमारे नेबरहुड में है और दोनों एडवर्सरीज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, उनको एक जगह पे बैठकर किसी मिडिल ग्राउंड के ढूंढने में फैसिलिटेशन फ्राहम की जाए और उसकी हमने पहली कोशिश बहरहाल की है और जिसके नताइज जो हैं जो हमारे सामने आए हैं वो ये कि दोनों पार्टीज जो हैं वो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती हैं। वो दोनों जो हैं बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बहरहाल दोनों के पास ये हक है कि वो अपने जो उनकी अपना मौक़िफ़ है उसको वो लेके चले। तो वो उसको रखते हुए अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। और आप इमेजिन करें कि जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो हम एक न्यूक्लियर वॉर के धाने पे थे और एक सुपर पावर जो है वो ईरान पे सब कुछ इस्तेमाल कर चुका हुआ था माइनस न्यूक्लियर। और ऐसा होने में कोई इतना अचंभे की बात नहीं है कि ऐसी कोई सिनिकल हरकत इसराइल की तरफ से हो जाती, कोई फॉल्स फ्लैग हो जाता तो ये खिता जो है मज़ीद डॉक्टर साहबा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो पूरी दुनिया मुतरफ है। मैं जानना चाहती हूँ रूस के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खलीजी ममालिक की बात करें तो उनके साथ भी हम एक बेहतरीन ताल्लुकात रखते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में इतनी ग्रेस, इतनी बेहतरी कैसे आई? हमारे पास डिटरेंस की पावर है, डिटरेंस की होने की वजह से हम बिल्कुल भी रोग होकर जो है वो इस रीजन के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की पावर को जो है वो कंप्रोमाइज करें या दूसरे को इंटिमिडेट करें। तो हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे इस रीजन का सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने का, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास कैपेसिटी है, मगर हमारे पास ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है इस खिते का कोई हेजमॉन बनने का, लेकिन हमारे पास ताकत है, हमारे पास डिटरेंस की ताकत है जिसको हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस में पूरी दुनिया के सामने दिखाया। और वो भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम बहसियत पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो एक काइनेटिक वॉर में एग्जिबिट हुई। और इन सब के होते हुए हम सब रीजन के अंदर सब कंट्रीज के साथ एक बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप में हैं और उस ऑनेस्ट रिलेशनशिप में कंट्री का जो रीजन का हर कंट्री है वो हमारे साथ खुल के बात करता है, अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकता है और हम जितनी उन प्रॉब्लम्स की मिटिगेशन में फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक जो है वो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है तो ईरान, आप अंदाजा करें कि जैसे ईरान का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कहाँ हुआ,
और वो सिमर डाउन जो है वो आकर पाकिस्तान की धरती पे होता है। वो बात जो है वो डायरेक्ट हमलों से रुक कर बातचीत तक वो इस्लामाबाद में पहुंचती है। ये बयानात जो है वो इस्लामाबाद में दिए जाते हैं कि आज जो है हमारा जो हम बातचीत जो है अगले मरहलों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हम हॉस्टिलिटी या जो दोबारा से जंग जो है वो शुरू करना चाहते हैं। ये और बात है कि ईरान जो है यहाँ भी आप जी अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, यहाँ भी ईरान जो है वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। ईरानियन मीडिया ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है, उन्होंने कहा है कि जी हमारी तो एक ही शर्त है कि हमारे जायज़ जो मुतालबात हैं उनको समझा जाए और हम पे नाजायज़ और इलॉजिकल डिमांड्स जो हैं वो थोपी ना जाए। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं मुस्तकबिल में जानना चाहती हूँ, अभी भी आपको थोड़ा सा अनक्लियर दिखाई देता है। उन्होंने जो उनका जो कम्युनिके और ख़ासतौर पे जेडी वैंस ने जो अपने एक सहाफ़ी से सवाल जवाब में बताया है, वो तो नहीं समझ में आता कि वो क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी उनके अपने अल्फाज में कि वी वांट अ वेरी सिंपल, वी प्रेजेंटेड अ वेरी सिंपल प्रपोजल, अ मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग, और ये हमारी फाइनल बेस्ट ऑफर है। बहुत एम्बिगुअस है कि हमने एक सिंपल प्रपोजल दिया। वो सिंपल प्रपोजल क्या हो सकता है? बहरहाल मैं तो वहाँ मौजूद नहीं थी, तो कयास ही किया जा सकता है। जो बात बाहर आ रही है कि जी सिंपल प्रपोजल ये था कि आप अपना यूरेनियम प्रोग्राम रोल बैक कर लें। क्यों कर लें? और वो रोल बैक अब दोबारा कर लें, जो बराक ओबामा के टाइम में भी रोल बैक था। उसके बाद जब बात चलती है तो ट्रंप जो हैं उसको बिल्कुल कहते हैं जी हमें ये नहीं चाहिए, अब आपको वही प्रोग्राम जो ऑलरेडी मौजूद था वो दोबारा से करना है। तो अगर ये सिंपल प्रपोजल है तो सिंपल प्रपोजल तो नहीं है, ये तो नॉन स्टार्टर है। और साथ में आप कह रहे हैं कि आप मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ये हुब्रिस है। आप कैसे ईरान से ये डिमांड कर सकते हैं कि जी आपके अंडरस्टैंडिंग के मेथड को वो अपनाएं और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करें और फिर उस पे ऑपरेट करें, और साथ में आप धमकी लगा रहे हैं कि जी ये फाइनल ऑफर है। डॉक्टर साहिबा, आप इंतमाम निकात की बात कर रही हैं। आपको पता होगा कि जेडी वेंस ने ये भी कहा था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई है, तो हम चाहते हैं कि ईरान भी वो लचक दिखाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि इजराइल में बात कर लेती हूँ। जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे उसी वक्त जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि हमारी ईरान के साथ अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी बड़े मकासद हैं जो हासिल करने हैं। उससे पहले भी यही खबरें थी कि इसराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और मकासद भी वो हासिल नहीं कर सके। तो इस खित्ते में इसराइल को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर इसराइल कंट्रोल होगा तो सही मायनों में अमन कायम होगा इस खित्ते में। अमेरिका ये बिल्कुल कह रहा है कि हमने बहुत लचक दिखाई है, और पूरा वेस्टर्न मीडिया आज यही लाइन लेके चल रहा है कि जी अमेरिका तो वहां तक गया ऑफर करने के लिए, ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये हम उनको रोक नहीं सकते हैं, वो इस सिनेसिज्म से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो सच बोलना जो है वो शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर अब उनके झूठ को सच तो नहीं समझ सकते हैं। वो ये बात कैसे भूल सकते हैं कि ईरान जो है उसका इस वक्त विनिंग पोस्चर में निगोसिएशन के टेबल पे आना जो है वो इटसेल्फ उनके लिए एक बहुत बड़ा पन है। उनकी एक बहुत बड़ाई है इस चीज़ में कि वो ये बात मान गए। भले वो पाकिस्तान की जो है वो दोस्ती में, पाकिस्तान के भाई होने की वजह से, भले वो पाकिस्तान की इस कामयाबी पे कि पाकिस्तान ने इस निगोसिएशन को कंडीशनल कहा ऑन द बेसिस ऑफ 10 पॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय ईरान, जिसको बाद में ट्रंप ने जो है वो मुकर गए क्योंकि वो फंडामेंटली एग्रीमेंट नॉन केपेबल हैं। तो लचक नहीं दिखाई है, आप मजबूर होकर यहाँ आए। ईरान ने आपसे कहा कि आप जेडी वैंस जो हैं वो आएंगे, तो आपको जेडी वैंस को ही भेजना पड़ा। ईरान ने पहले आपसे कहा कि आप उनके कम से कम जो 6 बिलियन यूएस डॉलर कतरी बैंक्स में हैं वो रिलीज करें। आपने वो किए तो फिर ही वो टेबल पर बैठे। फिर आपने कहा कि ईरान ने कहा कि इजराइल जो है वो सीज फायर करे लेबनान की तरफ। इजराइल ने ना मानते हुए भी अटैक्स लेबनान पे रोके, तो फिर ईरान जो है वो आया। तो आप कहीं से भी विनिंग पोस्चर पे नहीं हैं। 3 से 4 शर्तें तो ईरान ऑलरेडी आपसे मनवा कर इस्लामाबाद पहुंचा है, और वहां पहुंचकर भी आप जिस डॉक्यूमेंट पे मीडिएशन के दौरान या मीडिएटर के साथ एग्री करते हैं, वहां पे आप उसमें न्यूक्लियर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये फिर आपकी जो इल विल है, ये आपका गुडविल जेस्चर नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर हम ये समझें कि आप अभी तक सबके सब एक ही पेज पे हैं। आप स्ट्रेटेजिक पॉज तो तलाश कर रहे हैं,
और उस स्ट्रेटेजिक पॉज के बाद आप फिर उसी दोबारा से जो है जंगी जुनून में वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि तब आपको ये लेस ह्यूमिलिएटेड ऑफ रैंप जो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करने में कामयाब हो गया, दोबारा नहीं हो पाएगा। हो दोबारा सकता मौका है नहीं कि मिलेगा। बहुत मुश्किल हो जाए, तब आपकी जो हार है वो इतनी विजिबल हो कि उसको कोई भी मखमल का जो कपड़ा है पूरे रीजन के लिए उड़ाना मुश्किल हो जाए। और फिर आपको करना ये है अब अमेरिका को कि इजराइल को रेन डाउन करना है। इजराइल के ऑब्जेक्टिव अमेरिका को खा जाएंगे एज एन एम्पायर। इजराइल के ऑब्जेक्टिव है कि ईरान जो है वो किसी सूरत भी वो फंक्शनल पोजीशन पे ना रहे। अब ऐसा ही उसकी है। फंक्शनैलिटी जो है, ये ख्वाहिश रख लेना कि एक फंक्शनल मुल्क जो है वो फंक्शनल ना रहे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाए, वो रीजन के बिल्कुल भी रीजन को कबूल नहीं है। अब ईरान के अंदर कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियली प्रॉब्लम है। ईरान के जो अंदर अनरेस्ट और केओस और वॉर लॉर्ड्स जो है वो छोटे छोटे पोर्शन संभाल के बैठे हों, वो रशिया और चाइना के लिए जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। स्टेट ऑफ हुर्मुज जैसा इंपॉर्टेंट जो है वो सी राउट जो है वो लॉलेसनेस का शिकार हो और बहरी कजाक उसको कंट्रोल कर रहे हो, ये इस रीजन में गल्फ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हमें वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसी ही हुकूमत जो इस वक्त वहां पे है, पूरे रीजन को चाहिए।